नमस्कार दोस्तों, श्री शिव पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। देखिए दोस्तों, इस वर्ष से कक्षा 10 में जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है वो NCERT किताबें लागू की गई हैं। NCERT के सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट जो चैप्टर लिया गया है वो केमिस्ट्री से लिया गया है और यहाँ पर आज आपके लिए पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे। देखिए, पाठ के शुरुआत में कुछ नॉर्मल्स जानकारी हम आपके लिए देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों आपके यहाँ पर वो दिया गया है अवस्था परिवर्तन का, कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ये आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है, अवस्था परिवर्तन। देखिए, अवस्था परिवर्तन क्या चीज़ होती है। कोई भी पदार्थ होता है, वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़ देता है और छोड़ करके यदि अन्य अवस्था ग्रहण कर ले तो उसको अपन कहते हैं अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज। देखिए, किसी पदार्थ की मूल अवस्था, मान लीजिए मेरे हाथ में चौक लगा हुआ है दोस्तों, ये चौक है, ये चौक की मूल अवस्था है, ये ठोस है और इसका लंबा है, गोल है, तो ये इसकी क्या है, मूल अवस्था है। लेकिन हमने इसको पीस दिया, इसको बारीक बना दिया, बारीक बनाने के पश्चात इसका आकार चेंज हो गया। इसका मतलब इसकी मूल अवस्था को छोड़ करके इसने अन्य अवस्था को ग्रहण कर लिया है। और जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके अन्य अवस्था को ग्रहण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्था ग्रहण कर लेता है तो उसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। और ये अवस्था परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, सामान्य जीवन में कुछ उदाहरण मैं आपके यहां पर लिख रहा हूं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। नंबर 2, लोहे के तवे, लोहे के तवे पर जंग का लगना। नंबर 3, अंगूर से शराब का निर्माण, अंगूर से शराब का निर्माण। और लिख लेते हैं, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। नंबर 5, सोने का पिघलना। एक है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। देखिए दोस्तों, 6 उदाहरण मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं। इन 6 उदाहरण की सहायता से हम दोनों परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मैंने अभी आपके लिए मूल अवस्था से अन्य अवस्था में जब कोई पदार्थ परिवर्तित होता है तो उसको आपको मैंने अवस्था परिवर्तन पढ़ाया था। और ये अवस्था परिवर्तन दो प्रकार का मैंने आपको बताया था। नंबर 1 होता है भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर भोजन का पाचन। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर जाकर के भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन का विखंडन होता है और भोजन का विखंडन होकर के भोजन का पाचन हो जाता है। दूसरी बात, लोहे के तवे पर जंग लग जाती है। लोहे के तवे को या लोहे की कोई वस्तु जो होती है उससे हम जब काफी लंबे समय तक बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके और नमी से क्रिया करके क्या बना लेती है, जंग बना लेती है।
अंगूर के किण्वन से शराब का बनना, अंगूर को सड़ा करके इसका किण्वन करा करके उसे शराब प्राप्त की जाती है। दूध से दही बनता है, सोने को पिघलाया जाता है तो सोना ही रहता है, और बर्फ का पिघलना। देखिए अब आइए, अब पहली चीज आती है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या चीज होती है? एक चीज आप ध्यान रखें, पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक होता है उसका भौतिक गुण और एक होता है उसका रासायनिक गुण। भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण और उसका संगठन। देखिए पदार्थ के भौतिक गुणों में आते हैं पदार्थ का रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान, घनत्व आदि। बात करते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण यदि बदल जाएं, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण यदि बदल जाएं तो उस परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। बिल्कुल छोटी सी और सीधी सी परिभाषा मैं आप सामने यहां पर दे रहा हूं कि जब पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान आदि बदल जाते हैं तो वो पदार्थ के कौन से गुण कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दोबारा सुने, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, अवस्था, द्रव्यमान आदि बदल जाते हैं तो वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तनों के यदि उदाहरणों की हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये हमेशा अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ यदि परिवर्तित होता भी है तो वह पुनः उसी अवस्था को ग्रहण कर लेता है जो उसकी मूल अवस्था थी। अर्थात ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। और देखिए हमें अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? देखिए भोजन का पाचन एक बार हो जाता है, दोबारा भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं अपन। लोहे के तवे पर जंग लग जाती है, पुनः जंग को सही तरीके से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंगूर से शराब बनने के पश्चात हम शराब से पुनः अंगूर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी स्थायी परिवर्तन हुआ। दूध से दही बन जाने के पश्चात दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? वो दोस्तों स्थायी परिवर्तन हुआ। सोने का पिघलना, देखिए सोना होता है ठोस अवस्था में होता है, सोने को पिघलाया सोना ही रहेगा, लेकिन ये सोना ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से किस में चला जाएगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। सोना पिघलाया, सोने को पिघला करके हमने क्या बना लिया? सोना ही रहा। अर्थात उसको पिघला करके नए आभूषणों का निर्माण किया तो वो ठोस अवस्था से किस में गया? द्रव में गया। अब वो जब ठोस में था तो भी सोना था, जब द्रव में है तो भी क्या है? सोना ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इसकी स्टेट चेंज हुई, ठोस से इसमें चला गया, द्रव में चला गया। तो ये परिवर्तन कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से बर्फ का पिघलना, बर्फ ठोस अवस्था में होती है, बर्फ को हमने हल्का सा ताप दिया, ताप देने के पश्चात बर्फ का क्या बन गया? पिघल करके पानी बन गया। लेकिन देखिए जब बर्फ थी तो बर्फ भी किसी बनी होती है? पानी की। जब पिघलाया तो भी क्या रहा? पानी ही रहा। तो इसलिए हमेशा कौन सी अवस्था में रहता है? पानी की ही अवस्था में है। अर्थात केवल ये भी ठोस से किस अवस्था में गया? द्रव अवस्था में ही गया। अर्थात ये भी कैसा परिवर्तन है आपका? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखिए यहां पर जब अपने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था तो वहां पर भौतिक गुण चेंज हुए थे। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, उनका रासायनिक संगठन बदलता है और साथ में ही भौतिक गुण भी उसके बदल जाते हैं। परिभाषा किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे अपन यहाँ पर कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन दोनों ही बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा फिर सुनते हैं एक बार। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन दोनों ही बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं, जब भी किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि यहां पर किसी प्रकार के कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, साथ ही ये परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। एक बार परिवर्तित हो जाने पर पुनः
उसी पदार्थ को प्राप्त करना आसान नहीं होता है जो कि उसकी मूल अवस्था थी। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पर ऊपर की 4 उदाहरण लिख रखे हैं, ये 4 उदाहरण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के हैं। देखिए, क्या अंगूर से शराब बनाने के पश्चात पुनः अंगूर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूध से दही बन जाने के पश्चात क्या पुनः इससे दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। 2 और उदाहरण आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो मैं आपके यहां पर ले रहा हूं। देखिए, पहला आता है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन। देखिए, प्रयोग करते हैं। एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, फीता लेते हैं, उसको मोमबत्ती में जलाते हैं। मोमबत्ती जला करके उस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, देखिए मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है? Mg। जब भी किसी पदार्थ का दहन किया जाता है तो दहन करने पर कौन सी गैस में दहन होता है? ऑक्सीजन गैस में। मैग्नीशियम रिबन का फीता लिया, उसको जलाया, जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो उसके दहन के पश्चात जो हमें श्वेत राख प्राप्त होती है, वो श्वेत राख किसकी होती है? वो श्वेत राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की। मैग्नीशियम रिबन लिया, जलाया, उसको जलाने पर क्या बनी? उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त हुई। क्या इस राख से हम पुनः मैग्नीशियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? स्थायी होता है। और स्थायी परिवर्तन कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है? मैग्नीशियम रिबन का दहन आता है आपका किसके अंतर्गत? किसमें आएगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन आता है। एक और उदाहरण अपन लेते हैं यहां पर। एक परखंड लेते, एक हम क्या लेते हैं? शंकु आकार का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं? शंकु आकार का फ्लास्क लेते हैं। शंकु आकार का फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में या तो अपन H2SO4 डाल देते हैं या यहां पर HCl अम्ल भर देते हैं। इसमें कुछ भी ले सकते हैं अपन, या तो आप HCl अम्ल लीजिए या फिर अपन लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। लेने के पश्चात इसको कॉर्क लगाकर बंद कर दीजिए और इसमें एक नली लगा दीजिए इस तरीके से। अब क्या कार्य करते हैं कि इसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें? दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं। और दानेदार जिंक के टुकड़े डालने के पश्चात हम क्या करते हैं कि इस नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं इसके मुंह पर। तो हम देखते हैं कि ये मोमबत्ती जो होती है पट फट की ध्वनि या पटाखे वाली ध्वनि के साथ जलती है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि जब जिंक को इसमें अपन डालते हैं तो ये जिंक धातु H2SO4 या HCl अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किस निर्माण करती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन होती है, Zn प्लस H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, अर्थात जिंक धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के पश्चात यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं? इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चलता है उस परखनली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाने पर वह फट फट की ध्वनि के साथ या पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जो किसको दर्शाती है? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। एक टेस्ट और है इसका कि हम इस फ्लास्क में जो अभिक्रिया होती है तो इस फ्लास्क के हाथ लगाकर या स्पर्श करके महसूस करते हैं कि ये फ्लास्क हमें हल्का सा गर्म महसूस होता है, अर्थात इससे ऊष्मा बाहर निकलती है, जो इस बात को इंगित करती है कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इनमें क्रम से कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन है, रंग परिवर्तन है, गैस का बनना है, गैस का उत्सर्जन है,
तापमान में परिवर्तन है, ये सारी चीजें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ये थी आपकी बात अवस्था परिवर्तन की। और अवस्था परिवर्तन हमने दो प्रकार पढ़े थे, भौतिक और रासायनिक पढ़े थे। भौतिक में भौतिक गुण चेंज हुए थे, रासायनिक में भौतिक गुण भी बदले थे और उसके रासायनिक गुण और संगठन भी चेंज हुआ था। यहाँ के बाद जो अगली बात आती है पाठ में, वो आती है रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए अपन अगला पॉइंट लेते हैं यहां से रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। देखिए मैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा हूं यहां पर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम धातु का मैग्नीशियम धातु का दहन कराया जाता है, और दहन में कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम धातु का दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये शब्द समीकरण मैंने आपको यहां पर लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया है कि जब मैग्नीशियम धातु का दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखिए इस शब्द समीकरण को मैं यहां पर प्रतीक रूप में निरूपित कर रहा हूं, सूत्र रूप में निरूपित कर रहा हूं। देखिए मैग्नीशियम धातु का प्रतीक होता है Mg। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO। देखिए दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले या रासायनिक समीकरण वगैरह पढ़ने से पहले आपको इनके सूत्र और अणुसूत्र याद होना अति आवश्यक है। यदि आपको याद है तो आपको केमिस्ट्री अच्छे समझ में आएगी। Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपकी हो गई रासायनिक समीकरण। परिभाषा किस प्रकार से देंगे? देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व हैं, यौगिक हैं, परमाणु हैं, उनको प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्र के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों के रूप में या सूत्रों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों को प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात ही आती है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए प्रत्येक जो रासायनिक समीकरण होती है, देखिए ये एक रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, तो इस प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। ध्यान से सुने दोस्तों, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक उसका बायां भाग जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS कहते हैं, और एक होता है उसका दायां भाग जिसे हम कहते हैं RHS। प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, RHS और LHS। देखिए जो LHS वाला जो भाग होता है, बायां भाग इसे अपन कहते हैं, इस बाएं भाग की तरफ अभिकारकों को लिखा जाता है। किसको लिखते हैं? अभिकारकों को लिखते हैं। इन्हें अभिकारक भी कहा जाता है और क्रियाकारक भी कहा जाता है। दाईं ओर हमेशा उत्पादों को लिखा जाता है। उत्पाद जो तत्व होते हैं उन्हें लिखा जाता है और इन्हें क्रियाफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रियाफल कहते हैं। दोबारा सुने, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, चाहे कोई सा भी रासायनिक समीकरण हो। प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, बायां भाग, दायां भाग। बाएं भाग को LHS, दाएं भाग को RHS कहते हैं।
अभिकारकों को और क्रियाकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि उत्पाद या क्रियाफलों को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। अगली बात, रासायनिक समीकरण में किन्हीं भी दो अभिकारक तत्व या कोई भी दो उत्पाद तत्व हों तो उनके मध्य हमेशा प्लस का निशान लगाया जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक समीकरण में केवल अभिकारक ही दो हैं, उत्पाद तत्व केवल एक है, इसलिए दो अभिकारकों के मध्य अपन किस निशान लगा दिया, प्लस का निशान लगाते हैं। अगली बात, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों से उत्पाद बनते समय, ये अभिकारक हैं ये उत्पाद हैं, इन दोनों के मध्य हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है और इस तीर के निशान का सिरा अभिकारकों से किधर होता है, उत्पाद तत्वों की तरफ होता है। यह था आपका रासायनिक समीकरण लिखना। किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अगली बात आती है कि जो भी रासायनिक समीकरण होती है इस रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर, संतुलित करने के आधार पर। देखिए, एक होती है कंकाली रासायनिक समीकरण। मैं आपको टू द पॉइंट लेकर चल रहा हूं यहां पर। कंकाली रासायनिक समीकरण और एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, इन दोनों को समझाने से पहले दो डेफिनेशन मैं आपके लिए और बता देता हूं, अभिकारक की और उत्पाद की। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। देखिए, अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व यौगिक या यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं, दोबारा सुने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व या जो भी तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। देखिए, दोनों तत्व क्रिया कर रहे हैं, Mg और O2 दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जबकि अभिकारकों की क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व परस्पर क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, जबकि अभिकारकों के क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, कंकाली रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्व और उत्पाद तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे अपन कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों की परस्पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है Mg+O2 बनता है MgO। अब पता कैसे लगाएंगे हम कि कौन सा कंकाली है और कौन सा संतुलित है। इसलिए हम गणना करते हैं अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों की। तो देखिए, यहाँ पर Mg के कितने परमाणु हैं, 1। यहाँ पर Mg कितने परमाणु हैं, 1। दोनों तरफ बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पर O के कितने हैं, 2। O कितने परमाणु हैं, 2। लेकिन यहाँ पर O कितना परमाणु, केवल 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, असंतुलित है। इसलिए ये समीकरण कैसा होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण। बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों की संख्या उत्पाद तत्वों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात अभिक्रिया के बाईं ओर और अभिक्रिया के दाईं ओर अभिकारक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दो प्रकार के समीकरण हुए, संतुलित और कंकाली रासायनिक समीकरण। बात ही आती है, प्रश्न बनता है
कि कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। देखिए कक्षा 9 में हमने एक नियम पढ़ा था, कक्षा 9 के अंतर्गत एक नियम का अध्ययन किया था और नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम था दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए इस द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, अर्थात ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्व जो होते हैं, एक तो होते हैं अभिकारक, में समीकरण आपके लिए पुनः लिख रहा हूं, Mg+O2 बनता है MgO। तो ये हुए आपके अभिकारक और ये हुए आपके उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हमें कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। दोबारा सुने, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हमें कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित कैसे करते हैं? देखिए सामान्य सा तरीका है कि यहाँ पर Mg के कितने परमाणु हैं? 1। फिर इधर देखते हैं तो यहाँ पर भी Mg कितने परमाणु हैं? 1 बराबर है। यहाँ पर O के कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ पर O कितने परमाणु हैं? 1। यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सूत्र के आगे कितने लगा देंगे? 2। तो देखिए यहाँ पर भी O के कितने हो गए? 2 और O के यहाँ पर भी कितने हैं? 2। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ पर Mg के 1 परमाणु है लेकिन यहाँ पर Mg कितने हो गए? अब 2। तो क्या करते हैं? यहाँ पर भी Mg का कितने लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। एक रिएक्शन और लेते हैं अपन यहाँ पर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, क्रिया करके बनाता है ZnSO4। अभी बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिंक सल्फेट प्लस H2। क्या करते हैं? समीकरण को देखते हैं पहले कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं यहाँ पर। सारणी बनाते हैं। पहले तत्व इधर लिखते हैं अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। इधर लगते हैं उत्पाद तत्वों में परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या। देखिए ये तो कन्फर्म है कि जो तत्व अभिकारकों को होंगे वही किस में होंगे? उत्पाद में होंगे। देखिए कौन कौन से तत्व हैं? जिंक Zn, लिखिए Zn, उसके बाद H, उसके बाद S और उसके बाद O। समीकरण में देखते जाइए, लिखते जाइए। Zn के कितने तत्व हैं इसमें? 1। H के कितने यहाँ पर? 2। S के कितने यहाँ पर? 1। O कितना यहाँ पर? 4। अब चलते हैं उत्पाद तत्वों की तरफ। जिंक के कितने यहाँ पर? 1। S के कितने यहाँ पर? 1। O के कितने यहाँ पर? 4 और H कितने यहाँ पर? 2। अब तुलना करते हैं। देखिए जिंक के अभिकारकों में 1, उत्पाद में भी 1।
H के अभिकारकों में 2, उत्पाद में भी 2, S के यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, O के यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी O के 4। जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो तो इसका मतलब वो समीकरण कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। कैसा होता है दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो ये बात थी अपनी रासायनिक समीकरण के बारे में कि कौन से कंकाली होते हैं और कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, क्यों इनको हमें संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आज हमने अध्ययन किया, सबसे पहले किया अवस्था परिवर्तन के बारे में। अवस्था परिवर्तन 2 प्रकार के पढ़े, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के पश्चात फिर हमने अध्ययन किया था रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्या महत्व है इसका, ठीक है ना। और उसके पश्चात किस प्रकार से रासायनिक समीकरण का पता लगाते हैं कि कौन सा कंकाली और कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।